हाय। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का विवाद जो है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते, क्या है, कैसे है और कैसे नहीं है। कोरिया प्रायद्वीप जो है उसको जो आज जो संकट मंडराया हुआ है, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में है, ये इनके पीछे क्या इतिहास है, कैसे नॉर्थ कोरिया आज अमेरिका पर अटैक करना चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब से, या फिर क्यों अमेरिका रोकना चाहता है, क्यों चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, क्यों उसका फ्रेंड है, क्यों रसिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, या फिर साउथ कोरिया को क्यों अमेरिका सपोर्ट करता है, जापान को क्यों अमेरिका सपोर्ट करता है। इस तरीके का जो चीज़ है ना, इन लोगों के बारे में थोड़ा सा क्या है, इनकी प्रेजेंट इनकी प्रॉब्लम क्या है, अभी वर्तमान समस्या क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इस समस्या का जड़ क्या है, और इन सब चीज़ों को देखते हैं हम अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोरिया प्रायद्वीप का संकट। देखिए यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है ना, कि जैसे कि उत्तर कोरिया ने क्या कहना है कि वीडियो क्लिप जारी किया है तृतीय विश्व युद्ध को लेकर, जिसमें कि मतलब दक्षिण कोरिया और अमेरिका को भी अपने दुश्मन के रूप में उत्तर कोरिया द्वारा दिखाया गया है। उसमें कोरिया ने कहा है, नॉर्थ कोरिया ने, कि साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों मेरे दुश्मन है, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है ना साउथ कोरिया का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में एक जो है मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि जिसकी की मारक क्षमता मतलब इतनी ज़्यादा है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक पहुंच जाएगा। यानी कि नॉर्थ कोरिया से वो जो अगर मारेंगे तो अमेरिका तक ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहुंच जाएगा। लेकिन क्या ना, एक्चुअली में वो असफल हो गया। जो उनका प्रयोग था, जो उनकी परीक्षण थी, वो असफल हो गई। तो अभी उतनी डरने की तो ज़रूरत है नहीं। देखिए अब ये जो संकट है ऐसा है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोरिया युद्ध है कुछ नहीं एक्चुअली में, ये एक शीत युद्ध है जिसे कोल्ड वार कहते हैं। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था ना कि कोरिया जो है 1910 से लेकर 1945 के बीच में जो है जापान के कब्जे में था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 में स्टार्ट हुआ था 1942 में, तो उस टाइम जब क्या हुआ था ना कि जैसे कि रूस ने जापान के खिलाफ युद्ध किया, और जब रूस और जापान के बीच में युद्ध हो रहा था ना, तो कोरिया उनके जंग का मैदान था, वहाँ पे वो लोग लड़ रहे थे। तो वहाँ पे जो है अमेरिका भी जापान के खिलाफ लड़ रहा था, मतलब रूस और अमेरिका दोनों मिलकर जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। इसमें क्या हुआ था कि जापान हार गया था उस टाइम। हमने मतलब हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जापान हार गया था उस टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि जब जापान हारा तो विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो रूस और अमेरिका के बीच में तो एक संधि हो गई। वो कोरिया को दो भागों में उन लोगों ने बांट लिया, एक तो उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया। उसके बाद जो उन्होंने है ना ये क्या कि जैसे कि दोनों मिलकर वहाँ पे शासन करने लगे, अब खुद का एरिया बांट लिया। और जैसे उन लोगों ने उस टाइम जनता से ये वादा किया था कि चलिए भाई हम 5 साल तक यहाँ पे शासन करेंगे और जो है आपकी सिस्टम को ठीक करके फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे भी कोरिया वगैरह के लोग जो थे ना, वो एक्चुअली में मतलब कि ऐसा करते थे कि मतलब उनको वो पसंद नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो वो वहाँ की अमेरिका और रूस की सरकार को वो पसंद नहीं करते थे। तो उनका एक अपना ही नज़रिया बन गया कि अमेरिका वाले और रूस वाले हमारा शोषण कर रहे हैं, ये सब चीज़ें थी। तो इन परिस्थितियों में आखिरकार अमेरिकी प्रभाव वाले दक्षिणी हिस्से में 1948 के दौरान चुनाव हुए। देखिए वहाँ पे उसके बाद चुनाव किया गया, अमेरिकी समर्थक सरकार का वहाँ पे गठन हो गया। उत्तरी क्षेत्र में रूस और चाइना का हुआ, वहाँ पे रूस और चाइना का समर्थन वाले एक साम्यवादी सरकार बनी। देखिए ये दोनों का जो था ना विचारधारा, जो उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया में, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के जो बीच में जो सरकार बनी, उनकी विचारधाराएं एकदम अलग अलग थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि जब विचारधाराएं अलग अलग होंगी और जब दो देश अगल बगल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई होने की संभावना रहेगी। तो मतलब एक्सक्यूज़ मी, उत्तर कोरिया वाले ने पहले मतलब ये धमकी दी कि वो दक्षिण कोरिया सरकार को गैरकानूनी मानता है। लेकिन देखिए उसके बाद देखिए इस दौरान चीन में कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के बीच लड़ाई चल रही थी। जब नॉर्थ कोरिया ने कहा कि मैं साउथ कोरिया को नहीं मानता हूँ, तो वहाँ पे चीन में भी कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादियों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। बाद में जैसे कि उस टाइम में क्या होना कि कोरिया के तकरीबन 50,000 सैनिक कम्युनिस्टों के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे।
50,000 जो कम्युनिस्टों के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे, कोरिया से लोग गए। तो 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के साथ ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हो गया। और उसके बाद देखिए वहाँ पर जो है किम इल सुंग देश के वर्तमान तानाशाह, एक सेकंड, चाइना से जो है ना कोरियाई सैनिक उत्तर कोरिया चले गए। इन सबके साथ चीन ने वहाँ टैंक सहित भारी हथियार भी भेज दिए। तब यहाँ किम इल सुंग देश के वर्तमान तानाशाह किम जोंग और उनके दादा का शासन था। चीन के वापस आए सैनिक और रूस के शासक स्टालिन का शह पर उत्तर कोरिया ने 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर अचानक आक्रमण कर दिया। अब देखिए नॉर्थ कोरिया में, अब जैसे कि चाइना से वो लोग लड़ के आए थे, वहाँ पे जो सैनिक थे, जो कोरिया नॉर्थ कोरिया वालों ने चाइना के सपोर्ट, कम्युनिस्टों के सपोर्ट के लिए वहाँ पे भेजा था, तो वहाँ पर वो आए, रहने लगे, हथियार भी थे उनके पास। तो उन्होंने क्या किया ना, दक्षिण कोरिया पे डायरेक्ट अटैक बोल दिया। तो हुआ यूँ कि जब दक्षिण कोरिया पर अटैक कर दिया अचानक से, अब किसी देश पे आक्रमण करेंगे तो वो मतलब ऐसे हो जाएगा ना कि कहाँ से क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों मतलब क्यों आक्रमण कर दिया, कैसे क्यों। तो वो लोग थोड़े से हक्के बक्के रह गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दक्षिण कोरिया मतलब हार की कगार पे एकदम लगभग पहुँच ही चुका था। लेकिन तब अमेरिका वालों ने सोचा कि अब क्या करें, कैसे सपोर्ट करें। तो उन्होंने उस टाइम क्या किया ना, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उससे जो है ना वहाँ पे उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवा लिया। और उस प्रस्ताव के तहत अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सहयोगी देशों की सेना के साथ दक्षिण कोरिया का मदद करने का अधिकार मिल गया। तो उस प्रस्ताव के कारण ही अमेरिका जो है ना साउथ कोरिया की मदद करने लगा। हालांकि वो तो एक बहाना था, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद क्या होगा। इससे पहले कि पूरा दक्षिण कोरिया किम इल सुंग के कब्जे में आता, वहाँ अमेरिका के नेतृत्व में 10 लाख सैनिक पहुँच गए। साउथ कोरिया के सपोर्ट में वहाँ पे वो पहुँच गए। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के तहत विवाद सुलझाने में भारत की क्या भूमिका थी। तो संयुक्त राष्ट्र के तहत विवाद सुलझाने में भारत की भूमिका उस टाइम क्या थी ना, कि अहम थी, मतलब इम्पॉर्टेंट थी। भारत को एक, हालांकि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य था, अस्थायी तो था नहीं, वो नॉन परमानेंट मेंबर था। तो उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे ना, जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस टाइम हुआ क्या कि जैसे कि जब ये प्रस्ताव पारित हुआ ना कि अमेरिका ने ये जो प्रस्ताव पारित किया था, उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस प्रस्ताव जब पारित हो रहा था तब वो वहाँ पे वो एब्सेंट थे। एक्चुअली में क्यों एब्सेंट थे, उसके पीछे एक नीति थी कि इन लोगों ने ना नाम के गठन आपने सुना होगा, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, जो कि गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो उस खेमे को किसी खेमे अपना समर्थन नहीं देंगे, ऐसा मतलब उस नाम में, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में ऐसी बात कही गई थी। तो इसलिए भारत चुप रहा उस टाइम कि उसने ना नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किया ना साउथ कोरिया का सपोर्ट किया उस टाइम में, ठीक है। लेकिन एक काम उन्होंने उस टाइम किया, जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने क्या किया ना कि सेना की एक मेडिकल कोर की टुकड़ी को, 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को यूएन सैनिकों की मेडिकल सहायता के लिए भेज दी थी। तो सितंबर 1950 तक अमेरिकी नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की सेना ने दक्षिण कोरिया का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। अब यह सेना उत्तर कोरिया में चीन की सीमा के नज़दीक बढ़ रही थी। अब देखिए साउथ कोरिया में जब अमेरिका का सपोर्ट मिल गया तो अचानक से वो मजबूत हो गए और वो नॉर्थ कोरिया में से की तरफ बढ़ने लगे, चीन के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। चीन को में कम्युनिस्ट की सरकार थी, उन्हें चिंता सताने लगे कि ये क्या भारत कर रहा है, ये क्या अमेरिका कर रहा है, साउथ कोरिया वाले क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये भारत ही इस मुद्दे को कुछ ना कुछ कर सकता है। तो उन्होंने भारत से कहा कि आप जो है एक काम कीजिए कि आप भारतीय राजदूत के जरिए नेहरू को संदेश भिजवाया कि यदि अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कब्जा करने की कोशिश की तो वह शांत नहीं बैठेगा और भारतीय प्रधानमंत्री को यह बात वाशिंगटन तक पहुंचानी चाहिए। नेहरू को चीन के इरादों पर कोई शक नहीं था, इसलिए उसने अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो उस टाइम के, हैरी ट्रूमैन तक पहुंचा दी। लेकिन ऐसा कुछ असर नहीं हुआ अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के सैनिक जब उत्तर कोरिया की तरफ आगे बढ़े ना, तो उस टाइम अचानक नवंबर में चीन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पहली बार युद्ध में अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ा था, ठीक है। तो उस टाइम जो भारत जो था थोड़ा सक्रिय हुआ और उस टाइम भारत ने क्या किया ना, ब्रिटेन से सहयोग मांगा कि आप जो है चीन युद्ध विराम लगाने के लिए कहिए, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक शांति प्रस्ताव भी पेश किया, लेकिन ये अस्वीकार कर दिया गया। ब्रिटिश ने उसका सपोर्ट नहीं किया, ब्रिटेन वालों ने, ठीक है। चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका सहयोगी देशों की सेनाएं अपने मोर्चे पर जमी हुई थी। हालांकि अब तक दोनों पक्षों को यह समझ आ गया था कि इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, ठीक है।
एक्चुअली में जब दोनों पक्ष जब समझौते की कोशिश कर रहे थे ना, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि वो समझौता असहमति बना नहीं पा रहे थे। तो दोनों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा युद्ध बंदियों की अदला बदली का था। तो युद्ध विराम की पूरी बात इस पर अटकी थी कि अमेरिका के कब्जे में विरोधी पक्ष के तकरीबन 1,70,000 सैनिक बंदी थे। चीन इन सबकी रिहाई चाहता था एक्चुअली में वो, लेकिन अमेरिका का तर्क था कि सभी युद्धबंदी चीन या उत्तर कोरिया जाना नहीं चाहते, इसलिए वह उन्हें कम्युनिस्ट सरकार को नहीं सौंप सकता। अमेरिका ने इस परिस्थिति में मध्यस्थता के लिए भारत को आमंत्रित किया। नेहरू सरकार ने चीन को अपने रुख में परिवर्तन के तैयार कर लिया, लेकिन इस बार अंतिम समझौते के पहले अमेरिका एक बार फिर बातचीत से पीछे हट गया। अब देखिए चाइना का क्या रोल है। अभी भी हाल फिलहाल में कहा जा रहा है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना जो है आप नॉर्थ कोरिया पर लगाम कसिए, उनसे बातचीत कीजिए। तो कहीं ना कहीं इतिहास में भी चाइना का सपोर्ट रहा है। चाइना ही जो है लीड रोल प्ले कर सकता है नॉर्थ कोरिया को शांत करने के लिए। देखिए कैसे वो उसका खास सहयोगी है। दोनों देशों के बीच 1961 में एक संधि भी हुई थी। इसमें कहा गया था कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देशों को तुरंत एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका ने अगर उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई सैन्य से विकल्प आजमाएगा तब चीन को इसका जवाब देना ही होगा। इस तरह से कोरियाई प्रायद्वीप तकरीबन 7 दशक बाद फिर महादेशों के समर्थन के सहयोग से एक युद्ध में उलझ गया। हालांकि ऐसा पहली बार तो नहीं होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1960 के दशक में एक युद्ध लड़ा जा चुका था। पहली बार यह जरूर होगा कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत की भूमिका तकरीबन 9 के बराबर होगी। ठीक है, जबकि इससे पहले 27 जुलाई 1953 को इन दोनों देशों के बीच चला आ रहा 3 साल लंबा युद्ध खत्म हुआ। तो यह दिन जितना कोरिया प्रायद्वीप के लिए ऐतिहासिक था, उतना ही भारत के लिए भी। ठीक है, माना जाता है कि आधुनिक विश्व के इसी घटनाक्रम की वजह से भारत पहली बार विश्व कूटनीति के मंच पर उभर कर आया था। कहा जाता है कि जो है भारत जो है विश्व मंच पर आया था पहली बार इन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के में, जैसे कि मध्यस्थता करके उनके बीच शांति, अमेरिका, रूस, चाइना में कुछ ये करवा के कुछ किया था। तो उस टाइम उसकी वजह से ही जो है विश्व कूटनीति के मंच पर उभर कर आया था। अब देखिए क्या उपाय हैं, क्या किए जा सकते हैं विवाद सुलझाने के उपाय को देखते हैं। क्योंकि विवाद सुलझाने के उपाय के चीन ही एक ऐसा देश है जो ये विवाद सुलझा सकता है। देखिए स्टार्ट करते। इस क्रम में चीन एवं अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से इस विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। इसी के नतीजे के रूप में 2003 में 6 पक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई एवं युवा किम ने फरवरी 12 में बीजिंग में 6 पक्षीय अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, चीन, जापान और रूस समझौता वार्ता में स्वीकार किया कि उत्तर कोरिया लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण, परमाणु परीक्षण, क्रियाकलापों पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां IAEA के पर्यवेक्षकों को कोरियाई संयंत्रों के परीक्षण की अनुमति देगा। 2003 में ये हुआ था। ऐसा चीज़ मतलब कोरिया प्रायद्वीप उन लोगों ने कहा, नॉर्थ कोरिया वालों ने, और बदले में अमेरिका उनको क्या देगा, ये सब चीज़ होने देगा नॉर्थ कोरिया। ये सब चीज़ मतलब क्या मतलब मिसाइल का परीक्षण करेंगे तो ये सब चीज़ वो बंद करेगा, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, या फिर IAEA के पर्यवेक्षकों को कोरियाई संयंत्रों के पर्यवेक्षण की अनुमति देगा। तो उसमें क्या मांगा क्या उसके बदले में, तो अमेरिका सरकार जैसे कि 2,40,000 मीट्रिक टन पौष्टिक खाद्य पदार्थ उत्तरी कोरिया को देगी। अमेरिका वालों ने कहा कि ठीक है, तथा आपसी सम्मान, संप्रभुता और समानता के साथ 6 द्विपक्षीय संबंधों के सुधार के लिए कदम उठाएगी। ठीक है, इस 6 पक्षीय वार्ता का आरंभ 2003 में हुआ था। इसी क्रम में फिर 2005, 2007 और 2012 में हुए समझौतों के अनुपालन में सबसे निष्क्रिय भूमिका अमेरिका की ही रही है, क्योंकि अमेरिका पीछे हट गया। वो मतलब नहीं देता होगा जिस बात के लिए उन्होंने वो तैयार हुए थे। हो सकता है वो 2,40,000 जो मीट्रिक टन जो खाद्य पदार्थ है वो नहीं देते होंगे, सप्लाई कम कर दिया होगा, टाइम पे आता नहीं होगा। ये सब चीज़ों को देखकर नॉर्थ कोरिया वाले भड़क गए होंगे। इससे पूर्व उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को अपने नाभिकीय कार्यक्रमों और संयंत्रों का निरीक्षण करा चुका है। सहायता, तेल और सम्मान के लिए उत्तर कोरिया को कई बार कड़वे घुट पीने के लिए राजी होना पड़ा है, पर अमेरिकी नीति में आज भी कोई बदलाव संभावना दिखाई नहीं देती है। वर्तमान समय में देखिए क्या प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में जहां तक एक और उत्तर कोरिया द्वारा लगातार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सरकार द्वारा भी दक्षिण कोरिया में मिसाइल रक्षा सिस्टम THAAD, ठीक है, की तैनाती ने भी पिछले सारी वार्ताओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। देखिए THAAD क्या है ना, THAAD एक
एंटी मिसाइल कुछ डिफेंस सिस्टम है। थर्ड मतलब एक तरह का रेंज है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का मिसाइल अगर आप परीक्षण कर रहे हैं या इसके दायरे में एंटर हो रहा है तो इससे आप हर चीज़ पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर किसके पास कितनी मिसाइल कहाँ पर क्या रखी हुई है या फिर कितनी कौन क्या परीक्षण कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि ये अमेरिकी सरकार द्वारा वहाँ पे स्थापित किया गया, तो इससे क्यों ना चाइना भी नाराज़ है, रसिया भी नाराज़ है कि कर क्या रहे हैं आप यहाँ पे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ऐसा वे सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया इसका कुछ जवाब दे, चाइना वाले कुछ जवाब दे, क्योंकि इससे चाइना वाले भी परेशान है ना कि आप वहाँ पे थाड़ लगा दोगे तो उनकी भी जो है प्राइवेसी भंग होगी ना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब अमेरिका वालों को सबको पता चलने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान संदर्भ में अमेरिका की क्या नीति है, वो क्या चाहता है। देखिए अभी तो उत्तर कोरिया को लेकर शुरुआत में ट्रंप का आक्रामक रुख था, और लेकिन धीरे धीरे मतलब उनके देखा जा रहा है कि उनके रवैये में कुछ चेंज है, वो कुछ चेंज कर रहे हैं, उनकी जो है पॉलिसी चेंज हो रही है। वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो चाहते हैं जैसे कि अमेरिका वाले चाहते हैं कि जो है वो चाइना वाले इसमें कुछ उनकी मदद करें। इसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी वो उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उनको ये भी कहा कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम आपके साथ व्यापार बढ़ाएंगे। हालांकि ट्रंप हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का, लेकिन अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिज़नेस बढ़ाने की बात करते हैं उनके साथ। ठीक है, यही सब चीज़ें। देखिए यहाँ पे उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ, देखिए वहाँ पे पेंटागन एक वहाँ का थिंक टैंक है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा उनको अंदेशा है कि उन्होंने जो है उत्तर कोरिया वालों ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM एक बना ली है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। ओके, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास ICBM तकनीक आने का मतलब है कि अमेरिका उसके निशाने पर आ सकता है। उत्तर कोरिया कह भी चुका है कि अगर उसे उकसाया गया तो वो अमेरिका पर बिना बताए परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। इसलिए हाल ही के दिन में अमेरिका द्वारा वार्ता के लिए उत्तर कोरिया को राजी करने का संकेत दिए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कहता है बातचीत के लिए अमेरिका मतलब अब सिग्नल देता है कि आप जो है आइए, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, बातचीत कीजिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया है, वो तो बेचारा डरा हुआ है, उसको समानता मिला नहीं है, वो इक्वल है नहीं, अपने आप को जानता है कि अमेरिका वाले हमेशा हमें दबा के रखते हैं, तो वो दबना नहीं चाहता है किसी से किसी भी हाल में। देखिए दक्षिण कोरिया और जापान की क्या भूमिका है देख लेते हैं। जब ट्रंप प्रशासन ने अपने युद्धपोत कार्ल विंसन को कोरिया प्रायद्वीप में तैनात करने का आदेश दिया तो इसने सबसे ज़्यादा दक्षिण कोरिया और जापान को चिंतित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे स्थापित करने का मतलब है थार्ड सिस्टम या फिर जो युद्धपोत उनका कार्ल विंसन है, कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है नॉर्थ कोरिया ने अगर कुछ किया तो आप उस पर अटैक कर देंगे। तो इससे वो लोग जो है साउथ कोरिया और जापान वाले चिंतित हो गए हैं। और वैसे भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप से तो सब चिंतित ही रहते, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो जापान और साउथ कोरिया वाले हैं वो चाहते हैं कि शांति से इस स्थिति का हल निकाला जाए। विशेषज्ञों की माने तो दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ये तो चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ खड़ा दिखाई दे, लेकिन वे किसी भी कीमत पर उत्तर कोरिया पर हमला करना नहीं चाहते हैं। खबरें ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जितना परेशान उनके विरोधी थे उतना ही दक्षिण कोरिया और जापान भी। इसका कारण चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर कोरिया पर हमले को लेकर दिए गए डोनाल्ड ट्रंप का बयान। यही कारण था कि ट्रंप के शपथ लेने के 1 महीने पहले ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनसे मिलने पहुंचे थे। ये दोनों ही देश उत्तर कोरिया के संकट को बिना युद्ध के हल करने पर जोर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्तमान संकट में चीन की क्या भूमिका हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप सहित पूरा वैश्विक जगत ये जानता है कि अगर बिना युद्ध के उत्तर कोरिया मामले का निपटारा करवा सकता है तो वह और कोई नहीं बल्कि चीन है। यही कारण है कि पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज़्यादा जोर उत्तर कोरिया के संकट को शांति से हल करने पर जोर दिया। उन्होंने हर तरह से शी जिनपिंग को इसके लिए मनाने की कोशिश की कि यहाँ तक कि अपने बयानों को विपरीत जाकर उन्होंने इस समस्या को हल होने पर चीन के व्यापार बढ़ाने का भी लालच दिया है। हालांकि चीनी विशेषज्ञ को माने तो चीन खुद इस समस्या को शांति से हल करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध की स्थिति में उसे ही सबसे ज़्यादा क्या होगा, घाटा होगा। क्यों होगा घाटा? क्योंकि वो जानता है कि अगर देखिए नॉर्थ अगर ऐसा कुछ हुआ, अटैक हुआ तो नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो चाइना में आएंगे। वो साउथ कोरिया या फिर जापान नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो उनका एंटी कंट्री है। उन्हीं से उनका तो युद्ध
करना है तो उसके लिए वो जो है चाइना आएंगे, और उसमें शरणार्थियों को चीन तो शरण दे नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चाइना जो है उत्तर कोरिया में उसका बहुत अच्छा खासा मार्केट है। अगर वहाँ पर अटैक हुआ तो उसका चाइना का मार्केट बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और जब इसके अलावा जब अमेरिकी सेनाओं के इस क्षेत्र में उपस्थिति ने भी चीन को परेशान कर रखा है, और इसलिए वह जल्द इस समस्या को हल करना चाहता है। चीन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह युद्ध की स्थिति को खत्म किया जा सके। पिछले हफ्ते चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों को ही चेताते हुए कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो उसमें जीत किसी को नहीं होगी, जबकि दोनों को कभी न कभी दूर होने वाले जख्म झेलने पड़ सकते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बातचीत ही विवाद सुलझाने की एकमात्र विकल्प है, जिसके लिए चीन अपनी पूरी कोशिश करेगा। देखिए, इससे निष्कर्ष इसका पूरे का जो है कोरिया प्रायद्वीप जो है क्या क्या है, इसका निष्कर्ष क्या होगा। देखिए, अकाल आएगी, गरीबी और बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन के सहित उत्तर कोरिया की आबादी के द्वारा सामना करने वाले कई कठिनाइयों की लगातार रिपोर्टों के बाद नवीनतम विस्फोटक परीक्षण वैश्विक समुदाय के लिए वर्तमान प्रतिबंधों की पुनः जांच करने व उत्तर कोरिया से सीधे बात करने के उत्तम समय यही है। उत्तर कोरिया के शासन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई वैश्विक रणनीतियां तब तक सफल नहीं रहेंगी जब तक कि चीन बाधक रूप से बना रहेगा, जैसा कि उसने ऐतिहासिक रूप से किया है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में यूएसए मिसाइल डिफेंस सिस्टम थैड के तैनात करने की योजना कोरियाई प्रायद्वीप के तनाव को और बढ़ाएगा। बीजिंग और मॉस्को दोनों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध किया। भले ही व्हाइट हाउस अपने सहयोगी की रक्षा इरादे से अपने फैसले पर दृढ़ है, यहाँ तक कि यदि वाशिंगटन और बीजिंग किसी तरह एक दूसरे पर अविश्वास की रणनीति छोड़ दें और सहयोगी के रूप में करें तो प्योंगयांग के हथियार के विकास के झंडे पर लगाम लगाया जा सकता है। इस दशा में एक अधिक स्थायी पहल के रूप में 6 पक्षीय वार्ता हो सकती है और प्योंगयांग की बातचीत की मेज पर वापस लाने में राजनयिक मार्ग को अपनाने अपेक्षित होगा। थैंक यू, वेरी थैंक यू। कैसा लगा बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।